I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you, sir. बोर्ड को अपना एक परिचय दे दो। सर, मेरा नाम नीरज शास्त्री है। मैं दौसा जिले के आलसोट तहसील से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं अपने नेटिव गांव में हुई है। इसके पश्चात मेरी आगे की स्कूली शिक्षा जयपुर में हुई और इसके पश्चात मैंने बीटेक किया है IIT BHU से इन माइनिंग इंजीनियरिंग। 2016 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की थी और इसके पश्चात मैंने एमए किया है इकोनॉमिक्स के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से और 2018 वाले आरएएस परीक्षा के थ्रू मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुआ। इस पद पर मैंने 2 साल कार्य किया है। मेरा पदस्थापन टोंक जिले में था। इसके पश्चात 2021 वाले आरएएस भर्ती के अंदर मेरा चयन एज एन एसीटीओ हुआ है और मैं अभी पिछले साल मई माह से एसीटीओ के रूप में कार्यरत हूँ। वर्तमान में मेरा पदस्थापन जयपुर में। पहले आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर रहे हो और अब एसीटीओ हो। जी। अच्छा, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की क्या आपके फंक्शंस थे? कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में मैं 2 कार्यालय में मैंने काम किया, डीआर ऑफिस में और एसए ऑफिस में। तो डीआर ऑफिस में तो संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन का कार्य होता था मुख्य रूप से, उनकी जांच करना, कोई शिकायत आ जाती थी तो उसकी जांच करनी होती थी। ज़्यादातर मेरा काम एसए ऑफिस में रहा, जो स्पेशल ऑडिटर ऑफिस होता है, उसके अंदर ऑडिट जो सहकारी संस्थाएं होती हैं उनकी ऑडिट करने का काम होता है। तो जो ग्रामीण लेवल पर कुछ दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां होती है तो उनका सालाना जो भी बिजनेस होता है उसकी ऑडिट एक सोशल ऑडिट क्या होती है? सर, सोशल ऑडिट ऑडिट का एक प्रकार है जिसके अंदर कि सोसाइटी को कितना लाभ हुआ इसका एक मूल्यांकन किया जाता है। कोई भी प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट ने चलाया है, मान लीजिए मनरेगा चलाया, तो इससे सोसाइटी के जो विभिन्न तबके हैं उनको क्या क्या लाभ हुआ, ग्रास रूट लेवल पर उनको क्या फायदा मिला, ये सोशल ऑडिट के अंदर आता है। इसमें जनरली जो ठीक है, ग्रास रूट आप के ये लोग होते हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रहे हो, जी। तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव जो है जी। वो किस किस कैटेगरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन करता अ, सर, जितनी भी सहकारी समितियां होती है जो कि राज्य के अंदर संचालित है, है? स्टेट तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जी, तो उन मल्टी सभी का स्टेट रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कौन करता है? उनका सेंटर के थ्रू होता है। सेंटर में एक अलग से एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, तो उसका सेंटर में रजिस्ट्रार होते हैं तो वो करते हैं। अच्छा, अभी आप एसीटीओ हो ना, जी। तो टैक्स के जो अपने टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस हैं जी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जी। इनमें किसका कलेक्शन ज्यादा होता है इंडिया लेवल? अ, सर, अभी तो जैसे पिछले वर्ष डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन ज़्यादा रहा। हालांकि अगर अपन हिस्टोरिकल जो इसका इम्प्रूवमेंट देखते हैं, जो आप कौन कौन से जो टैक्स के कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सिटी? तो सर, हम जीएसटी कानून का मुख्य रूप से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। एसजीएसटी पार्ट को हम देखते हैं और इसके अलावा वेट को भी हम ही देखते हैं। फिर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर क्यों बोला जाता है आपको, जीएसटी ऑफिसर क्यों? सर, आरएसआर जो राजस्थान सर्विस रूल्स है उसके अंदर पदनाम चेंज ना होने की वजह से अभी जो ऑफिशियल पदनाम है वो असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है। बाकी काम आपका हालांकि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना है। यस, और जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं तो पदनाम हमारा असिस्टेंट कमिश्नर हो जाता है, लेकिन वो जो सर्विस रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा पदनाम अभी चेंज नहीं हुआ। जीएसटी काउंसिल क्या है? सर, जब जीएसटी लाया गया था तो जीएसटी एक फेडरल कोऑपरेटिव का एक उदाहरण है जिसके अंदर सभी राज्य और स्टेट का स्टेक होल्ड होता है। तो उन सभी एक सम्मिलित रूप से निर्णय लेने के लिए जीएसटी के रिगार्डिंग जो भी स्लैब वगैरह निर्धारित करना क्या है है तो उन सब काउंसिल के का लिए रोल, जीएसटी काउंसिल काउंसिल का रोल क्या है? जीएसटी काउंसिल जीएसटी की दरें निर्धारित करती है, जैसे किस वस्तु पर कितनी दर से टैक्स लगाया जाना और है। और स्टेट की अगर कोई समस्या होती है, जैसे कि स्टेट्स के लिए कंपनसेशन देने का एक प्रोविजन रखा गया था शुरुआत में, तो जैसे उसको बाद में बढ़ाया गया तो उसका डिसीजन जीएसटी काउंसिल ने लिया। अ, तो सर, इसी तरीके के जो भी जीएसटी में अगर अगर किसी स्टेट के अंदर डिजास्टर आ जाता है जी। और उसके जो टैक्स सोर्सेज हैं वो वीकन हो जाते हैं, जी। तो क्या जीएसटी काउंसिल उसमें कुछ कर सकती है? अ,
चलिए ठीक है, इसके बारे में सर कोई मुझे बात अभी नहीं। पता ऐसे कौन से अभी प्रोडक्ट्स हैं या कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको जीएसटी में जिनको शामिल नहीं किया गया है? सर इसमें पेट्रोलियम है, और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। इसके अलावा जो एविएशन फ्यूल है, अ, तो इनको अभी जीएसटी में शामिल 5 नहीं किया चीजें हैं जीएसटी में गया। शामिल जी, नहीं की गई। जी 5 चीज़ें। और कौन सी? अ, सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर क्रूड पा ऑयल रहा हूँ। क्रूड ऑयल जी जीएसटी के अंदर शामिल नहीं है, नहीं। जी, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल। डीजल भी नहीं जी, है, एविएशन टरबाइन फ्यूल भी नहीं जी। है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी? अ, सर ये जीएसटी के परव्यू में तो नहीं आती है, ये लेकिन स्टेट के अच्छा पास ठीक है। जाती स्टेट के ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं जिनको इनडायरेक्ट टैक्स है जिनको जीएसटी में सब एज्यूम कर लिया गया? है। स्टेट के कई टैक्स हैं, जैसे कि पहले था ये जो कॉमर्शियल टैक्स जो चलो कोई बोला बात जाता नहीं। था अभी वो था। जो नेशनल लेवल पे अपने कोई इशू चल रहे हैं 3-4, जी, उसमें सबसे ज्यादा चल रहा है कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच वॉर लाइक सिचुएशन में खड़े हैं, है ना? जी। तो आप क्या कारण मानते हो कि भारत और पाकिस्तान इस सिचुएशन में आके क्यों खड़े हो गए? सर इसका मूल कारण तो हमारा हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है, जिस बेसिस पे देश का विभाजन हुआ, वही से हमारी इस जो झगड़े की शुरुआत होती है वो होती है। किस और बाकी बेसिस पे हुआ था भारत पाकिस्तान? जैसे पाकिस्तान का निर्माण एक धर्म आधारित देश के ऊपर हुआ, तो वहाँ पर धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया जाता है और धार्मिक आधार पर ही इधर भारत में आतंकवाद को उसके द्वारा राज्य द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो यही एक झगड़े की सबसे बड़ी समस्या तो है। पाकिस्तान ने इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है क्या कि हम अ, धर्म के आधार पे हम देश बना रहे हैं और केवल हम इस्लामिक लोग या मुस्लिम लोग यहाँ पे रहेंगे? उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हम धर्म के आधार पर देश बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि हम हमारे देश में किसी भी धर्म के लोग आकर के रह सकते हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हालाँकि सिचुएशन ग्राउंड सिचुएशन अलग। तो इसका मतलब धार्मिक आधार पे तो नहीं लिया उन्होंने देश। जब सब धर्म के लोग रह सकते हैं वहाँ, जी। तो धार्मिक आधार पे कैसे लेते अ, एक स्टेट का धर्म मान लेना धार्मिक आधार ही होता है। हैं? अ, अच्छा, स्टेट का इस्लामिक जी, धर्म है उनका? जी, इस्लाम धर्म स्टेट जी। का? अच्छा। टू नेशन थ्योरी क्या है अ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? कुछ इसका रिलेवेंस है क्या या कभी रहा है क्या इतिहास में? जी सर मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी एग्ज़ैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं अनुमान लगा सकता या हाँ लगाई। हूँ। टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि अ, 2 देशों जैसे कहीं पर 2 देश हैं, जिनके बीच में डिस्प्यूट है, तो इंडिया उन 2 देशों को नहीं मानेगा, सिर्फ एक देश को ही रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये टू नेशन थ्योरी होती अच्छा, इजराइल और हमास के बीच भी संघर्ष चल रहा है है। जी, और भारत पाकिस्तान के बीच भी चल रहा है। जी। क्या अंतर है दोनों के संघर्ष के? अ, सर इज़राइल और हमास के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, वो अ, वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन और धर्म बेस पे है। जैसे कि हमास के द्वारा ये दावा किया जाता है कि और ये फिलिस्तीन टैक्टिक्स का कब्जा है। और टैक्टिक्स के लेवल पे क्या देखते हो आप? वॉर टैक्टिक्स में ऐसा है कि इज़राइल काफ़ी एडवांस कंट्री है, तो वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। वहाँ की जो मिलिट्री है, जो सेना है, वो बहुत ही सुगठित है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि वो पेजर के थ्रू अटैक हुआ यहाँ। अम, तो वो एक बहुत ही सोची समझी तरीके ठीक से है, प्रॉक्सी वार क्या होता है? सर डायरेक्ट वॉर के अंदर इन्वॉल्व ना होकर के किसी दूसरे तरीके से वार करना, जैसे कि अ, अभी भारत पाकिस्तान के बीच ये रोजाना जो चल रहा है, जी ये प्रॉक्सी वार है या डायरेक्ट वॉर है? ये डायरेक्ट वॉर के अंदर अभी जो चल रहा है वो डायरेक्ट वॉर है। अगर कभी आतंकवादी हमलों के थ्रू यहाँ पर पाकिस्तान ने किया तो वो प्रॉक्सी वार का रूप। अच्छा, डायरेक्ट वॉर का मतलब सेना एक दूसरे से आमने सामने लड़ रही है ये? जी। तो ऐसा आमने सामने लड़ रही है सेना? अ, अभी तक तो ऐसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, सिर्फ हवाई हमले हुए हैं, दोनों ने ड्रोन के थ्रू ही हमले किए हैं। तो अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई है। ठीक है। हालांकि वार के अंदर ये होता है कि संप्रभु क्षेत्र में सेना प्रवेश करती है। वॉर डिक्लेयर हो चुकी है? नहीं सर।
तो फिर तो प्रॉक्सी हुआ ना, जी। है ना? जी। अभी वॉर डिक्लेयर होने का यूएन का एक फॉर्मेट है। जी। क्या फॉर्मेट है? सर इसके बारे में मुझे पता वार लाइक कंडीशंस होती हैं नहीं। जी। और एक वॉर डिक्लेयर होती है। जी। तो वो आर्म्ड फोर्सेस जब रिबेलिएट करती हैं जी। ऑन 3 लेवल्स, जी। एयर, वाटर एंड लैंड, तीनों लेवल पर जब आर्म फोर्सेस रिबेलियन करती है, इन हाउस भी हो सकता है, इन कंट्री विद इन द कंट्री भी हो सकता है वॉर, जी। और आउटसाइड टू नेशंस आल्सो फाइट। जी। ठीक है, तो वॉर की एक डेफिनेशन यूएन की, जी। वो देखना। थैंक यू सर। आप टोंक रहे हैं, जी। आपको टोंक जिले का उपखंड अधिकारी बना बना दिया गया है, मान लीजिए। जी। वहां पर जैसे कि भारत में एनजीटी के अकॉर्डिंग, एनजीटी पता है? जी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाँ, जी। एनजीटी के अकॉर्डिंग जो बजरी का दोहन हो रहा है हुँ। वो निषेध है। जी। हाँ? तो उसे आप कैसे रोकेंगे टोंक एरिया में? ऑलरेडी वहाँ पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है, जी। पर आप अगर उपखंड अधिकारी लगते हैं जी। तो आपके क्या एक्शंस होंगे इमीडिएट? सर टोंक जिले के अंदर अवैध बजरी खनन की समस्या बहुत प्रेवलेंट है, तो इसको रोकने के लिए मैं एज एन उपखंड अधिकारी विभिन्न विभागों को एक साथ ला करके एक टीम बनाऊंगा, जिसके अंदर प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, परिवहन विभाग के लोग और जो लैंड रेवेन्यू वाले लोग, इन सभी का एक टीम बना करके एक उसकी सर्विलांस करेंगे। और साथ ही जैसे बजरी का जो ट्रांसपोर्ट है, वो जनरली जिन व्हीकल से होता है वो अनरजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि ट्रॉली वगैरह, ट्रैक्टर ट्रॉली से परिवहन होता है, तो उसको कर्ब करने की मैं कोशिश करूँगा। इसके साथ ही मैं टेक्नोलॉजी का भी इसमें सहारा ले सकता हूँ, जैसे कि ड्रोन वगैरह से निगरानी, जहाँ पर कुछ एरिया ऐसे स्पेसिफाई रहते हैं कि यहाँ से अवैध बजरी का खनन हो रहा है, तो वहाँ पर उनसे निगरानी रखना। अ, ये आपकी इमीडिएट एक्शन जी। ये, ठीक है। भारत के संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जी। क्या है फंडामेंटल राइट्स, कितने? अ, सर मूलतः तो 6 हैं, मतलब 6 बड़े कैटेगराइज़ेशन के अंदर उनको बाँटा जा सकता है। कौन कौन से? बाकी ऐसे आर्टिकल 12 छह से के लेके नाम 36 बताइए। अ अ, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 हुए। अ, हमारे सॉरी सर। अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्य भी दिए। जी। कर्तव्य कितने? 11 कर्तव्य कौन सर। से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 ए के अंदर आते 51 क्या है? हैं। सर अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 अ, के अंदर ये बताया गया है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाएंगे सौहार्दपूर्ण रहेंगे, वो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जी। 3 भावनाओं में विभाजित किए गए, जी। कौन कौन सी? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। वेटलैंड से आप क्या समझते हैं? वेटलैंड की, वेटलैंड को लेकर के क्या इतिहास रहा है, और इस वेटलैंड से क्या प्रभावित होता है, क्यों आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, और भारत में कितनी साइट्स हैं? अ, सर वेटलैंड्स ऐसी जलीय भूमि होती है जहाँ पर जो अ, मतलब जल का संरक्षण भी करती है और भूमि का संरक्षण भी करती है। ये रामसर साइट्स के रूप में है ना, जो महत्वपूर्ण वेटलैंड्स होती है उनको मान्यता दी जाती है। तो रामसर अधिनियम जो अभी समय है, उसके द्वारा जो वेटलैंड्स को परिभाषित किया गया है, उसके अंदर ये बताया गया है कि वो ना तो ज़्यादा गहरी होनी चाहिए, और जैसे समुद्री इलाकों के अंदर जो वेटलैंड्स होगी वो अलग होगी, जो दलदली क्षेत्रों में होगी वो अलग होगी, और जो सामान्य जलीय भूमि है वो अलग होगी। वेटलैंड्स की खासियत ये होती है कि ये एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सपोर्ट करती है। इसके थ्रू वहाँ का जो जो वन्य जीव है,
या जो माइक्रोब्स हैं मृदा के अंदर जो रहते हैं उनको भी संरक्षित करती है। इसके साथ ही वो वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको संरक्षित करती है। तो इस कोई तरीके से पर्टिकुलर पक्षी है अ, जिसे कंजर्व करने के लिए वेटलैंड की आवश्यकता होती अ, सर हम जैसे राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क है, तो वो एक वेटलैंड है और वहाँ पर अनेक पक्षियों का संरक्षण है? अनेक, जी वहाँ पर कोई पर्टिकुलर पक्षी नहीं है? पर्टिकुलर सर जैसे साइबेरियन क्रेन वहाँ पर आते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ पर आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो उनका मैटिंग पीरियड भी वहीं होता कितनी साइट्स है भारत में और राजस्थान? है। सर ये अभी रिसेंटली काफ़ी बड़ी है साइट्स, तो जो मुझे लास्ट याद है वो 75 साइट्स थी। आई एम नॉट श्योर बट अबाउट राजस्थान में दैट। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे पता बॉक्सिंग आपकी हॉबी है, नहीं जी। क्या मतलब है हॉबी से? और बॉक्सिंग की बेसिक मेंटालिटी को लेकर के क्या इफेक्ट करती है बॉक्सिंग, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर बॉक्सिंग एक खेल है जिसके अंदर दो प्रतिद्वंदी होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर पंच मारते हैं। वो पंच के एक पॉइंट होते हैं कि कितना क्लियरली वो पड़ा है और किस जगह पर पड़ा है, उस हिसाब से उसके पॉइंट्स होते हैं। और एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के अंदर जितने पंच मिले, जितने नंबर मिले, उसके आधार पे विजेता का डिसाइड किया जाता है। अगर इसकी हम मेंटेलिटी पर आते हैं, तो बॉक्सिंग के अंदर ये होता है कि एक बिल्कुल फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर हमको सामने वाले के अटैक को काउंटर भी करना है और उसके ऊपर अटैक भी करना है। तो ये एक तरीके का ऐसा खेल है जिसके अंदर हमको बहुत ही ऐसे एक्टिव और मतलब सजग रहना पड़ता है। तो इसकी मेंटेलिटी का एक यही है कि हमें कब अपना वार करना है, कब हमें हमें रिस्ट्रेन करना, तो कितनी देर तक करना है। जैसे कई बार ये होता है कि सामने वाले का स्टेमिना कम है डेली तो हम लाइफ में उसे क्या पॉजिटिविटी मिलती है इससे अ, या सर नेगेटिविटी मिलती डेली लाइफ में तो सर इससे पॉजिटिविटी मिलती है, है? क्या? जैसे कि एक तो हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हो जाती है इसके अंदर, तो उससे बॉडी बहुत रिलैक्स महसूस करती है और पूरा दिन तरोताज़ा रहता है। दूसरा इसके अंदर ये है कि डेली लाइफ में भी हमारे कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं जहाँ पर हमको कुछ चीज़ें सोल्व करनी होती है, तो उन चीज़ों को सोल्व करने के अंदर बॉक्सिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं कि सामने वाले की मेंटेलिटी क्या है उसको जानना है, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग ही हमको एक्शन लेना है, बिल्कुल कम टाइम फ्रेम के अंदर लेना है। तो वो चीज़ें डेली लाइफ में बहुत काम की। Very- महिलाओं को लेकर के राजस्थान सरकार की इस बजट में कुछ घोषणाएं हुई और स्कीम्स आई हैं, जी क्या है? अ, सर एक लाडो प्रोत्साहन योजना है, लखपति दीदी योजना है, और अ, बाकी सर कितने? मैं अभी रिकॉल नहीं कर Okay. Suppose you become what you want to become. जी ठीक है, आप ऑफिस में गए, यू जी जॉइन द ऑफिस, तो आपके सबॉर्डिनेट्स लेट आ रहे, जी आपने देखा कोई टाइम पे नहीं आ रहा, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? मैं सबसे पहले तो अपने सबऑर्डिनेट्स की एक मीटिंग बुलाऊंगा जिसके अंदर उन्हें एक्सप्लेन करूंगा कि ऑफिस का टाइम 9:30 बजे का है, तो आप 9:30 बजे ही आए। टाइम मैनेजमेंट आप उनको सिखाएंगे? बिल्कुल। उसके लिए मैं पहले तो उन्हें वर्बली समझाऊँ, अगर फिर उसके बाद में भी वो नहीं मानते तो मैं एक ऑफिस ऑर्डर निकालूँगा कि ऐसा देखा जा रहा है कि ऑफिस के अंदर लोग समय से नहीं आ रहे हैं, तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। और अगर उसके बाद में भी वो लेट ही आने लगते हैं, तो फिर मैं जैसे अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आ रहा है लेट, तो उसकी समस्याओं को जानना चाहूँगा कि किस वजह से नहीं आ रहे हैं। अगर उनकी कोई जेन्युइन समस्या है तो मैं उसको सोल्व करने का प्रयास करूँगा, और अगर वो अपनी एक हैबिट ही ऐसी बना ली है तो फिर मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा। ठीक है, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन राजस्थान? जी सबसे फेमस तो जयपुर ही है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। इसके अलावा उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स ओके, टेल मी कि कोई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में रही और आपने उसको कैसे हैंडल करा? हैं। मैं
मैम एक मेरे वर्क से रिलेटेड सिचुएशन को बताना चाहूँगा इसमें। जब मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर था तो मैं भीलवाड़ा ज़िले के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शन होते हैं तो वो कंडक्ट करवाने गया था। तो वहाँ पर कुछ लोगों के जो नॉमिनेशन फॉर्म आए उनके अंदर कुछ कमियाँ थी, तो उस वजह से मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में बहुत एग्रेशन बढ़ गया, काफ़ी लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो गई और वो जस्ट ऑफिस के बाहर मतलब 100-200 लोगों की भीड़ थी, वो इकट्ठी हो गई और ओके। सिचुएशन बिगड़ गई। तो उस सिचुएशन के अंदर मैंने वहाँ के जो एसएचओ थे, लोकल एसएचओ थे, उनको फ़ोन किया, उनसे पुलिस की हेल्प माँगी और उन्होंने मेरे ऊपर कई मतलब अनर्गल आरोप भी लगाए कि इन्होंने बदतमीज़ी की है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो मैंने उनका शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिया और जब वे लोग अंदर मतलब कुछ लोगों को प्रतिनिधि के तौर पर मैंने बुलाया कि आप लोग आओ और अपनी समस्या को बताओ, मैं उसको सोल्व करूँगा। वो आए, उन्होंने उन्होंने पूछा कि हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया, तो मैंने उनकी वो कमियाँ बताई, उसके बाद में वो संतुष्ट हुए, वो गए। उसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ और फिर मैं वहाँ से निकल पाया। ठीक है। लाइक बॉक्सिंग इज योर हॉबी। जी, तो बॉक्सिंग जब हम खेलते हैं तो बॉक्सिंग तो एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग चाहिए होती है जी, बॉक्सिंग के लिए। जी। तो क्या आपकी बॉक्सिंग की जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है वो एज एन ऑफिसर आपके काम आएगी? जी, मैम बिल्कुल हाउ? ज़रूर काम आएगी। अ, जैसे एक किसी भी काम को प्रशासन के अंदर टाइम बाउंड तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है। दूसरा ये होता है कि मान लीजिए कोई तरीका पर्टिकुलर मैटर में काम नहीं कर रहा है, तो हमको स्विच करके दूसरे तरीके पर जाना होता है। तो ये सब चीज़ें बॉक्सिंग के अंदर भी हैं। अ, एक चीज़ होती है कि हमें बॉक्सिंग के अंदर कि कब फाइट शुरू करनी है, कब रोकनी है, कब हमें अटैक करना है, कब हमें सामने वाले का सिर्फ स्टेमिना गिराना है, कब हमें हमारा स्टेमिना बचाना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो यही होती है कि फाइट को कब रोका जाए। जैसे हमारे पास एक रिंग है उसकी, बॉक्सिंग रिंग जो भी है, उसके अंदर एक होता है कि हम उससे दूर भागते हुए भी टाइम को वेस्ट मतलब सिर्फ स्पेंड कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो पॉइंट्स मतलब लिमिटेड टाइम के अंदर वो पॉइंट्स जीतने हैं हमको। तो वो वाली स्ट्रेटजी हम प्रशासन में भी अपना सकते हैं कि कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ जो अ, अनर्गल तत्व हैं समाज के, वो परेशान करते हैं, तो उनको किस तरीके से टैकल करना है, उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई करनी है, तो वो सारी चीज़ें इससे हम सीख सकते हैं। ओके। और आपका जो गेम, आपका जो हॉबी है ना जी। बॉक्सिंग, तो लाइफ लेसन्स क्या आपको ऐसे मिले उससे दैट यू थिंक कि वो आपके करियर में बहुत काम आएंगे? लाइफ लेसन्स इन बॉक्सिंग। अ, मैम लाइफ लेसन्स के अंदर तो यही है कि हाउ वी कैन मैनेज थिंग्स इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ओके। लास्ट क्वेश्चन। एनालाइज योर ओन इंटरव्यू। मैम वैसे तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, पर अपने आप को एनालाइज हम कर सकते हैं, तो यस, एनालाइज योर यस, ओन इंटरव्यू यू हैव गिवन। यस, आई सर मैम आई विल एनालाइज दैट more or less I am above average and I could do better। मैं अपने आप को इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अगर जैसे इतना कम टाइम नहीं होता, अगर ज़्यादा टाइम हो, जैसे अगर इंटरव्यू 6-7 दिन का रहे जिसके अंदर पूरा एक परिवेश में रख करके अगर किसी अभ्यर्थी के व्यक्तित्व को नापा जाए, तो उसके अंदर ज़रूर मेरा जो व्यक्तित्व है और ज़्यादा निखर करके सामने आएगा। ओके, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू सर।